हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसमें हम हिस्ट्री सेशन को कवर करने वाले हैं। तो हिस्ट्री सेशन जो रहेगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो जे का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, क्लर्क का एग्जाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो काइंडली जाके चेक कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारा एक लेक्चर रहता है जिसमें हम प्रीवियस ईयर का पेपर हम पूरी डिटेल में डिस्कस करते हैं, और आज भी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। द ऑथर ऑफ श्री भाष्य इज, श्री भाष्य के रचयिता हैं। तो श्री भाष्य किसने लिखा है? देखो, जो भी सेक्रेड टेक्स्ट वगैरह लिखी गई हैं ना किताबें, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो श्री भाष्य लिखा है रामानुजा ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रामानुजा ने जो है इसको लिखा है। तो रामानुजा एक फिलोसफर थे, वैष्णविज्म को ये फॉलो करते थे, यानी कि ये जो विष्णु को फॉलोअर, जो विष्णु के फॉलोअर थे वो थे ये। ओके, और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट किताब लिखी है। एक तो श्री भाष्य लिखा है, एंड साथ ही साथ वेदांत समग्रह, वेदांत समग्रह, ठीक है, ये जो है आपको याद रखना है। एंड इसके अलावा देखिए, ये जो कबीर हैं, कबीर जो है एक पॉइट थे। ये भी भक्ति सैंड के पीरियड के टाइम के पॉइट थे, एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है काम किया। साथ ही साथ इनका जो इम्पोर्टेंट काम थे, जैसे कि इन्होंने कुछ कंपाइल की हैं, बुक्स कंपाइल की हैं, या फिर हम बोले इनके जो राइटिंग थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। जैसे कि इनके दोहे आपने सुने होंगे। ओके, शब्द ये लिखते थे, ठीक है, अलग अलग इनकी जो है राइटिंग्स थी। बीजक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा आता है। तो बीजक किसके द्वारा कंपाइल किए गए? तो कबीर के द्वारा जो है कंपाइल किए गए थे। ये कुछ पवित्र पुस्तकें थी जो कि इन्होंने कंपाइल करी थी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से कि बीजक किसने कंपाइल किए थे। इसके अलावा इन्होंने होली, होली नाम का जो है यहाँ पे कंपाइल किया था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कबीर के द्वारा कंपाइल की गई हैं। और राम भक्ति में जो है यहाँ पे इनको राम भक्ति को जो है इन्होंने प्रोपगेट किया था, फैलाया था। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो है एक काफ़ी बड़ा उदाहरण रहे हैं कबीर, और इनके ये जो काम है इनको ज़रूर याद रखेंगे। शंकरा मीन्स यहाँ पे शंकराचार्य की बात हो रही है। तो शंकराचार्य ने जो है अद्वैत फिलोसफी को फैलाया था, अद्वैत फिलोसफी की जो है शुरुआत करी, और इनको स्यूडा बुद्धा के नाम से जानते हैं, स्यूडो बुद्धा, ठीक है, स्यूडो बुद्धा के नाम से इनको जाना जाता है। और कालिंदी केरला में जो है इनका जन्म हुआ, और इनको सेवियर ऑफ हिंदुइज्म भी कहा गया है। क्या? सेवियर ऑफ हिंदुइज्म। और इनसे रिलेटेड पिछले वीडियो में हमने देखा था, क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भक्ति मूवमेंट है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को आप पेट करके जाइए, पूरा पढ़ के जाइए। नानक जी की बात करें तो ये फाउंडर थे सिखिज्म के, राइट। तलवंडी में जो है इनका जन्म हुआ था। तलवंडी कहाँ पे है मॉडर्न टाइम पे? पाकिस्तान के अंदर, राइट। तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। द सिख गुरु हु किल्ड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द औरंगजेब। सिख गुरु जिनको जो है औरंगजेब के ऑर्डर पे मारा गया था, तो ये थे आपके गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तेग बहादुर को जो है यहाँ पे मारा गया था। अब देखो जी, ये जो तेग बहादुर थे ये सिखों के 9वें गुरु थे, 9th गुरु थे, याद रखेंगे। और इनका जन्म जो गुरु के महल अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। और ये जो बेटे थे किसके थे? हरगोविंद के बेटे थे, राइट। एंड इनका जो ओरिजिनल नाम था वो त्यागामल। क्या नाम था? त्यागामल नाम से जो है इनका जन्म हुआ था। ओरिजिनल नाम इनका ये था। इनको प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी माना गया है। एंड इनसे पहले जो हैं वो कौन थे? इनसे पहले जो है हरकिशन जो है सिखों के जो है राजा थे। एंड इसके बाद जो है गोविंद सिंह आते हैं, 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह, राइट। और अगर हम बात करें यहाँ पे है रामदास। तो रामदास जो थे ये 4th नंबर के सिख गुरु थे, और इन्होंने अमृतसर सिटी को फाउंड किया था। याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अमृतसर सिटी को फाउंड किया था। गुरु अर्जन देव 5वें नंबर के थे, 5th जो है राजा थे। और इन्होंने हरमंदिर साहिब, जिसको गोल्डन टेम्पल के नाम से हम जानते हैं, उनको जो है इन्होंने फाउंड किया था। गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु थे। इन्होंने क्या किया था? खालसा पंथ की शुरुआत करी थी। सिखों में खालसा पंथ की शुरुआत करी थी, राइट। तो ये बातें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ये टॉपिक भी जो आया ये आपको, ये भक्ति मूवमेंट एक चैप्टर है, उसमें जो है ये सिखिज्म के बारे में दिया गया है। तो इसको ज़रूर पढ़ के जाएंगे आप जब भी आपका एग्ज़ाम होगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड द जमींदारी ऑफ 24 परगनास। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने जमींदारी ले ली थी 24 परगनास की। तो ये जो 24 परगनास हैं, तो ये क्या है बेसिकली? तो देखो, ये बंगाल का एरिया हुआ करता था, ठीक है, बंगाल का एरिया हुआ करता था। बंगाल काफ़ी बड़ा था, तो बंगाल डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड था, फर्दर सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड था। तो ये जो सब डिस्ट्रिक्ट है ये इनको बोलते हैं परगनास, राइट। तो सब डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है परगनास। तो ये 24 परगनास आपको बंगाल में देखने को मिलेंगे। और इसकी जमींदारी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई थी मीर जाफर के टाइम पे, जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1757 के अंदर, राइट। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये 1757 मीर जाफर के द्वारा जो है बंगाल को दे दी गई थी। अब आप ऑनलाइन देखेंगे तो चंदा साहिब ऑप्शन में सही आंसर बताया गया है, लेकिन मीर जाफर सही आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ही जो है यहाँ पे इनको जमींदारी दे दी गई थी। 41 पे चलेंगे। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू कॉन्कर साउथ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी से अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने जो है यहाँ पे साउथ इंडिया को कॉन्कर किया था। इसने अपने जनरल जिसका नाम था मलिक काफूर, मलिक काफूर को जो है यहाँ पे इसके लिए भेजा था। अब ये गद्दी पे कब बैठा? 1296 में बैठा। 1290 से लेके 1296 तक जो है जलालुद्दीन खिलजी जो है गद्दी पे बैठा। फिर उसके बाद जो है 1296 में ये गद्दी पे बैठता है। और ये जो इसके आक्रमण है अलाउद्दीन खिलजी के, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में इसने गुजरात में और जो राजस्थान है जैसे कि रणथंभौर वाला इलाका, राइट, चित्तौड़ वाला इलाका, चंदेरी, मारवाड़, वहाँ पे जो है इन्होंने अटैक किया था। इसके अलावा उज्जैन में, तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने जीती थी। साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ में दो जगह इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका वारंगल, वारंगल में अटैक किया, दूसरा देवगिरी में अटैक किया, ठीक है। ये दो जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना दक्षिण भारत जीतने वाला जो है प्रथम मुगल शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, राइट। सो याद रखिएगा। अब देखो, इन्होंने साउथ में एक जो है मस्जिद भी बनाया था, कहाँ पे? रामेश्वरम में। रामेश्वरम में इन्होंने एक मस्जिद बनाया। इसके अलावा देखिए जो इनके अलाउद्दीन खिलजी के इंपॉर्टेंट काम है, जैसे इन्होंने स्पाई सिस्टम चलाया था, ठीक है। खुफिया विभाग जो है किसने बनाया था? तो इन्होंने बनाया था। और पार्टीज वगैरह जो भी हुआ करती थी या शराब वगैरह जो पीते थे, इंटॉक्सिकेंट्स जो भी रहते थे, वाइन वगैरह, उसको बंद करवाया था, राइट। और इन्होंने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी जो है पहली मर्तबा रखी थी, याद रखिएगा। और दाग और हुलिया प्रथा प्रचलन में लाए थे। दाग जो है हॉर्सेस के लिए होता था, हुलिया जो सोल्जर्स रहते हैं उनके लिए होता था, राइट। और इन्होंने दोस्तों जजिया को इम्पोज किया था। मैंने आपको बताया था ना कि जजिया जो है सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था, ठीक है। फिर बाद में इल्तुतमिश वगैरह ने, बलबन ने जो है बंद करवाया। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने फिर स्टार्ट करवाया उसको। एंड ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए ग्रेजिंग टैक्स लगता था, चारा टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स लगा। इसके अलावा हाउस टैक्स लगता था इनके समय में। तो ये तीन चार चीज़ें हैं इन्होंने की हैं। इनकी जो कंस्ट्रक्शन है, इन्होंने अलाई दरवाज़ा बनवाया, ठीक है। अलाई दरवाज़ा है जो कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस वाला पार्ट है, गेटवे माना जाता है, ठीक है। सो इसके अलावा इन्होंने सीरी, एक नई कैपिटल शिफ्ट की। दिल्ली से कैपिटल सीरी किसने शिफ्ट करी थी, क्वेश्चन पूछा जाए तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। सीरी में इन्होंने एक फोर्ट भी बनाया था, राइट। और दिल्ली में इन्होंने हौज खास बनाया, हौज खास लेक भी है एक, हौज खास, राइट। सो ये जो है अब याद रखिए। इसके अलावा इन्होंने मार्केट सिस्टम चलाया, राइट, चीज़ों को बेचने के लिए। जैसे ग्रेन्स जो है उनको बेचने के लिए अलग से, क्लॉथ वगैरह जो आपके कपड़े हैं उनको अलग से, ग्रोसरी है, ठीक है, घर का सामान वगैरह उसके लिए अलग से, हॉर्सेस के लिए अलग से, स्लेवरी के लिए अलग से। तो ये जो है इनके अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे, राइट। और इनके समय के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपको पता होना चाहिए। अमीर खुसरो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आता है कि अमीर खुसरो किसके समय का था, पॉइंट। तो ये अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा था आमिर हसन। अमीर खुसरो और आमिर हसन ये दो जो हैं कोर्ट पॉइंट थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के रूल में। तो इसकी मृत्यु 1316 में हुई थी। कहा जाता है कि इसको पॉइजन दे दिया गया था। मलिक काफूर जो इसका जनरल हुआ करता था, मिलिट्री लीडर हुआ करता था, उसके द्वारा ही जो है इसको पॉइजन दे दिया गया।
तो ये सारी चीज़ें हैं अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड जो कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए। बाबर की बात करें तो बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से जो है मुगल शासन की शुरुआत करी थी, और औरंगजेब मोस्ट प्रोबेबली वाज द लास्ट जो है जो सबसे सही जो रूलर था, मतलब सही इन द सेंस कि जो लड़ाकू टाइप का जो है रूलर था इनका। ठीक है, तो औरंगजेब ने भी जजिया टैक्स लागू किया था, जो अकबर ने बाद में उसको बंद कर दिया था, तो फिर औरंगजेब ने जो है उसको स्टार्ट कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी तो आपका दिल्ली सल्तनत का है, बाबर आपका मुगल का है, औरंगजेब भी आपका मुगल का है। ठीक है, मोहम्मद गोरी पहले का है। चलिए आगे चलेंगे, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। सत्याग्रह आश्रम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो सत्याग्रह आश्रम जो था किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये एस्टेब्लिश किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो कंफ्यूज मत होना, सत्याग्रह आश्रम को ही जो है साबरमती आश्रम बोलते हैं, साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम हो सत्याग्रह आश्रम हो, आंसर विल बी द सेम। ओके, और इसको फाउंड किया गया था 1915 में। 1915 में कहाँ पे? अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात के अंदर जो है इसको बनाया गया था गांधी जी के द्वारा। राइट, अब इंपॉर्टेंट आश्रम गांधी जी के कहाँ कहाँ पे है, देखो दो आपको याद रखने हैं जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर है। तो साउथ अफ्रीका के अंदर दो हैं इनके, एक तो आपका इनका फिनिक्स फार्म था, ये 1904 में बना था, डेट भी आपको याद होना चाहिए। 1904 में फिनिक्स फार्म बना था, और ये साउथ अफ्रीका की एक लोकेशन थी नाटल नाम की, वहां पे जो है इसको बनाया गया था। दूसरा था टोल्स्टॉय फार्म, ये 1910 में बनाया गया था, और ये कहाँ पे था? ये जोहानिसबर्ग भी कहाँ पे है? आपका साउथ अफ्रीका के अंदर। तो साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ये जो है टोल्स्टॉय फॉर्म बनाया गया था। तो ये दो फॉर्म इनके जो है साउथ अफ्रीका में थे, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब देखो अगर हम बात करें महात्मा गांधी से रिलेटेड, तो फादर ऑफ द नेशन इनको बोला जाता था, और ये एक लॉयर थे। ठीक है, लॉयर थे, वकील थे ये, और इनकी जर्नी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहले ये गए लंदन में। ठीक है, लंदन में कब गए थे? डेट याद होना चाहिए, ये 1888 में गए थे। ठीक है, लॉ की स्टडी के लिए जो है ये बाहर जाते हैं 1888 में लंदन में, और वापस कब आते हैं? ये रिटर्न कर जाते हैं 1891 के अंदर इंडिया में। राइट, और तब उनकी उम्र जो हुआ करती थी वो 22 साल उम्र हुआ करती थी। ओके, एंड फिर उसके बाद जो है 1893 में ये साउथ अफ्रीका जाते हैं, डरबन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे, और इनको बुलाया गया था एक्चुअली 1 साल के लिए। वो थे अब्दुल्ला कौन थे? ये जो है गुजरात के मर्चेंट थे, गुजरात के ये मर्चेंट थे। इन्होंने जो है अब्दुल्ला ने गांधी जी को अपने केस से रिलेटेड जो है केस को चलाने के लिए जो है इनको बुलाया था साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे गए थे। फिर ये वापस कब आए थे? 1915 में इंडिया परमानेंटली फिर वापस आए थे, और यहाँ पे जो है आंदोलन चलाएंगे ये। गांधी जी की बात करें दोस्तों, तो पोरबंदर में गुजरात के अंदर जो है 2 अक्टूबर 1869 को जो है इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1869 में जो है इनका जन्म होता है पोरबंदर गुजरात में। एंड इनके जो सत्याग्रह हैं दोस्तों, जो भारत में इन्होंने आते ही किए थे, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आप ऐसे याद रख लो, केक वर्ड याद रख लो, सी से है चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहला इनका सत्याग्रह इंडिया में कौन था? चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में जो है ये सत्याग्रह इनके द्वारा किया गया था। दूसरा अहमदाबाद जो है मिल स्ट्राइक थी 1918 के अंदर। देन आपका खेड़ा सत्याग्रह ये भी 1918 में किया गया था। और एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, देखो गांधी जी का पहला नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो कौन सा है, ये जरूर पता होना चाहिए। तो जो खेड़ा वाला सत्याग्रह था, इसको बोला जाता है गांधी का फर्स्ट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। क्या? ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का जो है ये पहला था। मतलब एक तो देखो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट तो आपका 1920 में स्टार्ट हुआ था ना, लेकिन खेड़ा सत्याग्रह भी नॉन कॉरपोरेट, मतलब कॉरपोरेशन नहीं करना है अंग्रेजों का। तो ये उसका एग्जाम्पल था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। राइट, सो याद रखेंगे। तो ये गांधी जी से रिलेटेड चीजें हैं जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट कम्स अंडर। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया।
तो लॉटरी जो होती हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइज करती है वो स्टेट लिस्ट के अंदर ही आती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखो ये जो लिस्ट है, चाहे वो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, ये कौन से शेड्यूल में आता है? ये 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है, ये लिस्ट के बारे में। तो यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 98 सब्जेक्ट हैं। पहले स्टार्टिंग में 100 थे, लेकिन अब 98 सब्जेक्ट हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। और स्टेट लिस्ट में कितने हैं? स्टेट लिस्ट में है 59 सब्जेक्ट्स। देखो यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे ऊपर कानून जो बनाता है वो सेंटर बनाता है, ठीक है जी। और कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसके अंदर स्टेट भी कानून बना सकता है और सेंटर भी कानून बना सकता है। और ये जो स्टेट लिस्ट होती है इस पे सिर्फ सेंटर ही जो स्टेट ही है वो ही कानून बना सकता है। जैसे जो पुलिस है वो किसके अंडर आती है? वो स्टेट के अंदर आती है, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो जो है आपकी इसके अंदर है। जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है? आपकी जो एजुकेशन है, एजुकेशन ये जो है स्टेट भी बना सकता है इस पे कानून और सेंटर भी बना सकता है, ठीक है जी। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और ये पिछले हमने जो पॉलिटी का सेशन देखा था उसमें भी जो है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पूछा गया था उसमें कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपको जो है ये जो टॉपिक है ये आपको बार बार देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, the number of members of the constituent assembly representing the princely state India princely Indian states was। देखो संविधान सभा में भारतीय रियासती राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या थी। अब इस चीज को समझिए दोस्तों। देखो जब पार्टीशन नहीं हुआ था उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उसमें टोटल मेंबर हुए करते थे 389, जिसमें आपके प्रिंसली स्टेट के जो है राजे रजवाड़े हुआ करते थे, प्लस जो ब्रिटिश प्रोविंस थे वो भी, इन दोनों को मिला के। ओके, लेकिन जब पार्टीशन हो जाता है 1947 के अंदर, 15 अगस्त 1947 के अंदर, तब ये जो संख्या है, क्योंकि मुस्लिम लीग वाले लोग जो वहाँ से निकल जाते हैं, जो मुस्लिम जो एरिया था, ठीक है, पाकिस्तान वाला एरिया, वो वहाँ से निकल जाता है, तो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव भी निकल जाएंगे। तो 389 से बच जाते हैं हमारे पास 299 जो है हमारे बच जाते हैं। अब इनमें से जो है जो ब्रिटिश प्रोविंस के थे या फिर प्रोविंस हम बोलें वो थे 229 जो है प्रोविंस से थे, ठीक है। और ये जो 70 बचे ये थे आपके प्रिंसली स्टेट से, प्रिंसली स्टेट। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग प्रिंसली इंडियन स्टेट, यहाँ पे खास तौर पे लिखा है ना प्रिंसली इंडियन स्टेट, तो इंडियन स्टेट जो थे वो 70 थे। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। तो जब ये चीज़ आप देखेंगे ना, जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? तो याद रखेंगे M.N. रॉय ने दिया था, ठीक है। कब दिया था? 1934 के अंदर, ठीक है। M.N. रॉय ने सबसे पहले आइडिया दिया था कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली बननी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डिफरेंट मेंबर्स की। ओके, और ये फॉर्म कब हुई, बनी कब? तो ये बनी 1946 के अंदर। किसके अकॉर्डिंग? कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था 1946 में, उसके अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था। ओके, और ये क्या चीज आपको याद रखनी है कि पहला जो टेम्पररी प्रेसिडेंट इसका बनाया गया था, पहले इसका टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। ये कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए बने, फिर उसके बाद परमानेंट जो परमानेंट बने प्रेसिडेंट, वो आपको जरूर पता होना चाहिए, वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट चुना गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और ये तो बच्चे याद रख लेते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में याद नहीं रखते। वहां से जो है यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। तो H.C. मुखर्जी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, राइट, याद रखिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? संवैधानिक जो सलाहकार थे वो थे B.N. राव। B.N. राव जो थे ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें दोस्तों, तो ये पहली मीटिंग जो है, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, इसकी डेट याद होनी चाहिए, 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। ये पहला दिन था जिसमें जो है ये पहली बार मिली थी। और जो नेक्स्ट इसका सेशन होता है 13 दिसंबर 1940 को। उस समय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया था
ठीक है, इस लेके कौन आया था, जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आपका बाद में प्रेम्बल बना था, ये पता होना चाहिए, स्टोरी आपको जरूर पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पूछा जाता है कि कौन लेके आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को, राइट। एक और बात आपको पता होना चाहिए, नेशनल फ्लैग जो है इंडिया का वो कब अडॉप्ट किया गया था, 22 जुलाई 1947 को, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 22 जुलाई 1947 को जो है यहाँ पे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना समय लगा, हमें 2 साल लगे, ठीक है, 11 महीने लगे, 11 मंथ लगे, और 18 डेज लगे थे। तो ये जो है हमें टाइम लगा था, और इसमें जो टोटल खर्च हुआ था 64 लाख रुपीज़ जो है ये खर्च आया था। तो ये सब कुछ मेंशन किया गया है। इसके अलावा नेशनल एंथम जन गण मन को कब अडॉप्ट किया गया था, 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है जी, 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। और उसके बाद आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन जो फुली जो हमने अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950 को फुली अडॉप्ट किया था, मतलब इससे पहले भी 26 नवंबर जो है 1949 को हमने कुछ पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्ट कर दिया था, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट हुआ था। अब टोटल सेशन जो हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो अगर पूछे तो कितने थे, 11 सेशन हुए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप जो है ज़रूर याद रखेंगे, रिमेंबर रखेंगे। चलिए, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 45। द सुप्रीम कोर्ट वॉज सेटअप अंडर, तो सुप्रीम कोर्ट जो पहली बार इंडिया में बनी वो बनी थी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा दोस्तों, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 के अंदर, ओके। और जिसमें जो है कोलकाता के अंदर जो है पहली हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी थी अंग्रेज़ों के समय में, ठीक है। इसको फोर्ट विलियम बोला जाता था, और इसमें क्या था, एक जो है चीफ जस्टिस होता था और 3 जो है बाकी अदर जजेस थे, राइट। और ये जो कंप्लेन सुनता था, ये सुनता था सिर्फ 3 रीजन का, एक तो बंगाल का और उड़ीसा का और बिहार का, 3 रीजन के जो है यहाँ पे कंप्लेनिंग वगैरह सुनी जाती थी, क्योंकि बंगाल अपने आप में ही काफ़ी बड़ा एरिया हुआ करता था उस समय, तो वो जो है इनका मेन हेडक्वार्टर हुआ करता था। फिर किंग जॉर्ज 3 के द्वारा जो है मद्रास में नया सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1800 में, देन 1823 में बना बॉम्बे के अंदर। तो ये क्रोनोलॉजी है। फिर लेकिन जब इंडिया हाई कोर्ट एक्ट आता है 1861 में, तो ये सारी सुप्रीम कोर्ट को अबॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। और हाई कोर्ट बनती हैं, हर एक इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस थे इंडिया में वहां पे हाई कोर्ट बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी। अच्छा, अभी के समय में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें टोटल कितने जजेस हैं, उसमें टोटल 34 जजेस हैं, जिसमें कि 33 बाकी के जज हैं और एक हमारा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो ये टोटल स्ट्रेंथ है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है। तो आप खुद ही देखिए 34 जजेस, नंबर ऑफ केसेस जो है डेली बेसिस पे आते हैं और वो पेंडिंग ही चलते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास जजों की संख्या जो है वो काफ़ी कम है, राइट। सो ये था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई होप वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह से डेली बेसिस पे हम थोड़ा थोड़ा करके जो है हम प्रीवियस ईयर को पेपर को डिटेल रूप में जानते रहेंगे, और इससे क्या होगा ना, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो रिपीट हो रहे हैं, या वो टॉपिक रिपीट हो रहा है, और मैं उसको पूरी जो है कोशिश करूंगा कि एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको जो है बाकी कुछ देखने का ज़रूरत ना पड़े। आप ये वीडियोस डेली बेसिस पे देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप एग्ज़ाम में जो है आप आंसर जो है करेक्टली वहाँ पे कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एंड चैनल को नए स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारा जो है हमारा एक लेक्चर ज़रूर रहता है। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।